आज हम बात करेंगे विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। कि बच्चों की जो स्कूल में बच्चों की जो हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर इफ़ेक्ट करते हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। और जैसा कि हमें पता है कि जब अच्छा स्वास्थ्य ही सुखी जीवन का आधार माना जाता है, और जब अच्छा स्वास्थ्य शैशव काल से ही आरंभ हो जाता है, क्योंकि एक स्वस्थ शिशु ही एक स्वस्थ वयस्क या एडल्ट के रूप में विकसित होता है। और जिसका स्वास्थ्य उसका साथ नहीं देता, देखो उसको तो किसी और चीज़ की नीड ही नहीं होती, क्योंकि अगर उसकी हेल्थ ही उसके साथ नहीं है, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उसका मन ही नहीं लगता किसी और दूसरे काम में। तो सबसे पहले हमारी जीवन में स्वस्थता का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है। हमारे स्वास्थ्य का अच्छा या खराब होना किन किन कारकों से आधारित है। तो यहाँ मैं बताऊंगी, हमारे जो स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर होते हैं 10। सबसे पहला होता है पौष्टिक व संतुलित आहार। अगर हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। तो हमें अपने स्वस्थ शरीर को बनाए रखने के लिए पौष्टिक और संतुलित खाना खाना पड़ेगा। ये नहीं है कि हम पूरा दिन खाते रहें। उसके लिए एक नियम होता है कि हमें जब पूरी तरह से भूख लगती है तभी हमें खाना चाहिए, और वो भी संतुलित और पौष्टिक खाना चाहिए। ये नहीं है जंक फूड खा लिया बस चल गया काम, नहीं। हमें सारी चीज़ें खानी चाहिए, ग्रीन सब्ज़ी भी खानी चाहिए, और हमें मतलब कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। घर की चीज़ भी टाइम टाइम पे खानी चाहिए। ये नहीं है कि पूरा दिन बस बाहर की चीज़ों पर डिपेंड रहे। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को, हमारे हेल्थ को। तो सबसे पहले यही फैक्टर है कि हमें संतुलित और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। जैसा कि पहले से वेदों में कहा भी गया है कि जैसा खाओगे खाना नहीं, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। कि जिस प्रकार का हम खाना खाएंगे या हम अन्न खाएंगे उस तरह का हमारा मन हो जाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा इम्यूनिटी हमारे शरीर में भोजन ही देता है, क्योंकि हमें चलने फिरने हर चीज़ की ऊर्जा है, पावर है, वो खाने से ही मिलती है हमारी बॉडी में। दूसरा कारण होता है जैविक कारक, बायोलॉजिकल फैक्टर। ये तो ऐसा होता है कि ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी होते हैं। ये वंशानुगत होते हैं, इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं। क्योंकि जो हमारा बॉडी है, जब हम जन्म लेते हैं तो वो कुछ कीटाणुओं जीवाणुओं से बनता है, जिसको हम क्रोमोसोम और जीन्स कहते हैं। ये हमें अपनी वंश से मिलते हैं। जैसे हमारे जो दादा हैं, परदादा हैं, पिताजी हैं, हमें जीन्स और क्रोमोसोम उन्हीं से ही मिलते हैं। तो इसीलिए हम वंशानुक्रम, ये हमारे जीन्स होते हैं जो उनसे, और क्रोमोसोम होते हैं। इनसे ही तो बाद में होता है कि ये बच्चा अपने माँ पे गया, पिता पे गया, दादा पे गया, नाना पे गया, क्योंकि वो जो जीन्स है वो हमें अपने वंश से मिले हैं, इसलिए हम उन जैसे लगते हैं। तो इनमें हम कोई चेंज नहीं कर सकता। पर ये होता है कि ये जो क्रोमोसोम और जीन्स होते हैं वो हमें हमारी बॉडी को गर्भ में बनाने में और बाद में हमारी बॉडी में ये अवेलेबल होते हैं, जो हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। तो क्या होता है कि जब हम अच्छी तरह से खाएंगे पिएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो ये भी हमारे क्रोमोसोम और ये स्वस्थ रहेंगे, तभी हमारी बॉडी पूरी तरह से मैच्योर हो पाती है। अगर हमारे जीन्स और ये क्रोमोसोम स्वस्थ होंगे तभी हमारी बॉडी स्वस्थ होगी, और आगे आने वाले हमारे बच्चे भी तभी स्वस्थ हो पाएंगे जब हमारे जीन्स और क्रोमोसोम स्वस्थ होंगे। इसीलिए इसको बोला जाता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर जैविक कारक, इसलिए बोला गया है इसको।
तीसरे नंबर पे आता है रोग निरोधक शक्ति। इसको हम बोलते हैं कि जब हमारे शरीर में इतनी पावर होती है कि वो रोगों को दूर भगा सके, रोगों से लड़ सके। जिसको आपने सुना होगा, डॉक्टर कई बार कहते हैं कि हमारी बॉडी में वाइट सेल कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। जो वाइट सेल होते हैं वो हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने का काम करता है। और ये जब ही स्वस्थ होते हैं, उन्हीं लोगों में ये स्वस्थ होते हैं जो अच्छा सोचते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छी तरह रहते हैं। तो इसमें उनमें वो इम्यूनिटी अपने आप से आ जाती है। वो फिर वो वीक नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं और उनमें वो पावर आ जाती है, क्योंकि वो अच्छी तरह उनका रहना, खाना पीना और सोचना, रहने का ढंग वो इस तरह से होता है। तो वो जल्दी से बीमार नहीं होते और उनमें कहीं ना कहीं से वो पावर होती है उनकी बॉडी में। और इससे बचने के लिए कई बार क्या होता है कि हम टाइम पे अपने बच्चों को इंजेक्शन लगाते हैं, जिनको रोग प्रतिरोधक इंजेक्शन भी बोलते हैं, जो कि हमारे बच्चों को रोग से लड़ने की पावर देते हैं। चौथे नंबर पे आता है वातावरणीय कारक। इसमें क्या होता है कि वातावरण कारक भी हमारे दो होते हैं। एक भौतिक वातावरण होता है और एक सामाजिक होता है। भौतिक वो होता है जो हमारे आसपास प्रकृति द्वारा मिलते हैं, जैसे नदियाँ, पेड़, पहाड़, जंगल, मकान, ये सब भौतिक वातावरण है। और सामाजिक वातावरण वो होता है जैसे हमारे आसपास के पड़ोसी लोग, पड़ोस, रीति रिवाज, प्रथाएं, ये सब रहना सहना, परंपराएं, ये सब वातावरणीय सामाजिक वातावरण में आता है। और मनुष्य है ना, जन्म से लेकर और मृत्यु तक इन दोनों के प्रभाव से कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए मनुष्य को पहाड़, पेड़, मकान, इन सब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो प्रकृति से किसी न किसी रूप से कनेक्ट रहता है हमेशा ही। और समाज से भी कनेक्ट होता है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने आसपास से सीखता है कि वहाँ की भाषा कैसी है, अपने परिवार से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है। और फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, वो समझता है धर्म क्या है, फिर बाद में समझता है कि रीति रिवाज का है, वहाँ का रहना सहना कैसा है, वहाँ की बोल चाल कैसी है। मतलब हर चीज़, हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, इन दोनों चीज़ों, ये दोनों फैक्टर जो भौतिक और सामाजिक, इन दोनों से कनेक्ट होते हैं। तो ये जीवन भर कुछ ना कुछ इंसान को सिखाता है और ये अच्छे होने ज़रूरी है। अगर भौतिक और सामाजिक वातावरण अच्छा होगा तो बच्चे का और इंसान का जीवन स्वस्थ होगा, क्योंकि इन दोनों का फैक्टर ऐसा है कि ये इफ़ेक्ट किए बिना रह नहीं सकते। इनका इफ़ेक्टर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मनुष्य के ऊपर ज़रूर पड़ता है, चाहे मनुष्य है, बच्चा है, बूढ़ा है, कोई भी है। और इसको इफ़ेक्ट करने के लिए कई पॉइंट है, मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से हैं। अच्छे रीति रिवाज हैं, आस पड़ोस की शुद्धता है, स्वास्थ्यिक ज्ञान है, व्यक्तिगत विचारों वह आदतों का अच्छा होना है, प्रचुर मात्रा में धूप लेना है, प्रदूषण की न्यूनतमता है, पौष्टिक व संतुलित आहार करना होता है। ये फैक्टर हैं जो हमारे भौतिक और सामाजिक वातावरण को इफ़ेक्ट करते हैं। 5वें नंबर पे आता है हमारा विश्राम और शिथिलन, जिसको हम बोलते हैं रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में विश्राम एक औषधि का कार्य करता है, क्योंकि विश्राम के समय शरीर के टूटे फूटे तंतुओं और कोशिकाओं का पुनर्निर्माण होता है। विश्राम शिथिलन के दो पक्ष हैं, शारीरिक विश्राम और मानसिक विश्राम। शारीरिक विश्राम की आवश्यकता शारीरिक वस्तुओं जैसे कि मोटर एक्टिविटीज़ के बाद पड़ता है, और मानसिक विश्राम की आवश्यकता बौद्धिक व्यायाम या पढ़ाई लिखाई व चिंता उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों के बाद पड़ती है। इन दोनों से मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के बीच आदर्श संतुलन बन पड़ता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की यूनानी कहावत बहुत प्रसिद्ध है।
इसमें मेनली रूप से ये बताया गया है कि जब इंसान चिंता करके, पढ़ाई करके या कोई एक्टिविटी करके जब इंसान पूरी तरह से थक जाता है, वो रेस्ट कर लेता है, सो जाता है, तो वे जो कोशिकाएं थकी हुई हैं वो दोबारा से चार्ज हो जाती हैं और हमारा शरीर फिर से वैसे ही काम करने लग जाता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर रेस्ट लेने की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि रेस्ट के बिना इंसान कंटिन्यू चल नहीं सकता, वो वैसे भी अस्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ रहने के लिए इंसान को प्रॉपर नींद की, विश्राम की आवश्यकता होती है। 6th पॉइंट आता है हमारा उचित आकृति। इसमें क्या होता है कि जीवन में हम जो नियमित कार्य या गतिविधियां या एक्टिविटीज़ करते हैं, उन्हें करने से हमारे शरीर की अलग अलग मुद्राएं कार्यानुसार बनती हैं। उन्हें ही कार्यात्मक आकृति या वर्किंग पोस्चर का नाम दिया जाता है। इन आसनों, पोस्चर्स का आप के शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लिखते वह पढ़ते हुए शरीर की क्या आकृति बनती है, वह खड़े होने व चलते समय हमारे शरीर की क्या मुद्रा रहती है, कमर का झुक जाना, अंगों में विकृति, पाचन क्रिया में बाधा, रक्त संचार ठीक प्रकार से न होना आदि बहुत से ऐसे दुष्परिणाम होते हैं जो गलत आकृति के द्वारा होते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को काम करने के ढंग से संबंधित उचित आसनों से परिचित वह अभ्यास कराया जाए। इसमें बताया गया है कि जब इंसान की अलग अलग एक्टिविटी होती हैं, जब इंसान बैठता है, पढ़ता है, लिखता है, खाना खाता है, चलता है, फिरता है, तो हर टाइम जो इंसान की बॉडी का पोस्चर होता है, जो शेप होती है, वो अलग अलग तरह की होते हैं। बैठता है तो इंसान के बॉडी के जो पोस्चर है, शेप है, वो कुछ अलग तरह से होती है। जब चलता है तो कुछ अलग तरह से होती है। कई बार क्या होता है कि जब हम गलत तरह से उठते हैं, बैठते हैं या कुछ अलग गलत तरह से कुछ एक्टिविटी या योगा या आसन कुछ भी लगा लो आप, कुछ भी हम गलत तरीके से करते हैं तो वो हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारी बॉडी में अस्वस्थता आ जाती है। तो इसीलिए हम बचपन से ही बच्चों को बैठने, उठने, पढ़ने हर चीज़ का तरीका बताते हैं कि ऐसे सही चलते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे पढ़ के लिखते, ऐसे बैठ के सही से लिखते हैं, ऐसे बैठ के पढ़ते हैं, सही चलने का ढंग क्या है। तो इसलिए हम बच्चों को बचपन से ही सिखाते हैं। ये भी स्वस्थता का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, फैक्टर है। 7th नंबर पे आता है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत आरोग्य का सबसे अच्छा प्रतिरक्षात्मक उपाय व्यक्तिगत स्वच्छता है। बच्चों को स्वाभाविक रूप से साफ रहने की कोई इच्छा या आदत नहीं होती, उन्हें यह सब सिखाना पड़ता है। साधारण शब्दों में व्यक्तिगत स्वच्छता का अर्थ है अपने आप को स्वच्छ रखना, क्योंकि कोई भी ऐसे व्यक्ति से बात करना पसंद नहीं करेगा जिसके दांत गंदे हों, मुंह से बदबू आती हो, बालों में कंघी न की हो या जिसके कपड़े गंदे हों। इसीलिए स्वास्थ्यप्रद अभिवृद्धि और विकास का महत्वपूर्ण अंग स्वच्छता है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि जब इंसान के मुंह में से गंदगी मतलब बदबू आती है, उसके दांत पीले हैं, मतलब उसको किसी भी चीज़ की सेंस नहीं है, अच्छे से बैठने की सेंस नहीं है, अच्छे से खाने की सेंस नहीं है, वो गंदी तरह से रहता है, गंदी तरह से ना नहाता है ना धोता है, उसमें से बदबू आ रही है, तो ऐसे इंसान से कोई बात करना भी सही नहीं समझता। इसीलिए कहा गया है कि इंसान को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि इंसान को स्वस्थ रहने के लिए उसका नहाना धोना ये सब, और बच्चों को तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि कैसे बैठना है, कैसे खेलना है, कैसे अपने कपड़े साफ़ रखने, तो उन्हें बताया जाएगा तभी वो सीखेंगे। इसीलिए बच्चों को सिखाया जाता है। यही बताया गया है कि इंसान का स्वस्थ रहना भी कितना इम्पोर्टेंट है, और ये बच्चों को स्कूल में ही बताया जाता है। और बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उसको जब बच्चा स्वस्थ होता है तो वो उसको प्रभावशाली बनाता है, उसको बीमारियों से दूर रखता है, और स्वस्थ बच्चा दूसरों को भी अट्रैक्टिव लगता है। और वो जो बच्चा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है वो प्रशंसा योग्य होता है, क्योंकि उसको तारीफ़ मिलती है कि ये बच्चा बिल्कुल साफ़ रहता है। कई बार आपने देखा भी होगा, जो बच्चा गंदा रहेगा उसको कोई भी लेकर खुश नहीं होता, और जो बच्चा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है उसको हर किसी को उठाने का मन करता है। तो यही होता है कि हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है कि हम अच्छे से नहाएं धोएं, अच्छे से रहें। 8वें नंबर पे आता है अच्छी आदतें व स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण।
व्यक्ति का स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण व स्वास्थ्य से संबंधित अच्छी आदतें भी स्वास्थ्य को प्रभावशाली करती हैं। यदि वह स्वास्थ्य के प्रति सचेत एवं सजग है, इसके महत्व को समझता है तथा स्वास्थ्य के प्रति उसका दृष्टिकोण सकारात्मक है, तो निश्चित रूप से उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य को उन्नत करने की इच्छा शक्ति, स्वास्थ्य के नियमों का पालन की आदत, व्यक्तिगत स्वच्छता की चाह व स्वस्थ आहार लेने संबंधी आदतों तथा नशीली वस्तुओं से दूर रहकर स्वास्थ्य को उत्तम बनाया जा सकता है। अपने व्यक्तित्व का विकास किया जा सकता है। इसमें कहा कि जब अच्छी आदतें होती है वो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करती हैं। जब इंसान में कोई भी गलत आदत नहीं होगी तो वो इंसान स्वस्थ ही रहेगा। उचित शारीरिक व्यायाम, ये हमारा है 9th नंबर। प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज जीवन की प्रथम विशेषता है क्रिया। सजीव व अजीव, सजीव तथा निर्जीव का सबसे बड़ा अंतर क्रिया द्वारा ही जाना जाता है। जिस समय किसी जीव में चलने फिरने, भागने दौड़ने आदि की शक्ति समाप्त हो जाती है, वह सजीव से निर्जीव बन जाता है। क्रिया जीवन का चिन्ह और लक्ष्य है। और शिथिलता मृत्यु और आजीवता, मृत्यु तथा अजीवता का। अतः शरीर को आरोग्यता व विकास के लिए व्यायाम करने की आदतों का होना स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव दिखाता है। व्यायाम की नियमित आदतों शरीर के सभी संस्थाओं की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से सक्रिय रहने तथा मांसपेशियों में क्षमता, शक्ति, प्रतिक्रिया, समय की योग्यता आदि में कार्य कुशलता का संचार करती है। बच्चों में इस प्रकार की शारीरिक क्रियाओं तथा व्यायाम को नियमित करने की आदतों का विकास कर शारीरिक स्वास्थ्य को विकसित किया जा सकता है। इसमें बताया गया है कि जब इंसान एक्टिविटी करता है तो वो उसकी जीने या उसको जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। जब इंसान की एक्टिविटी रुक जाती है तो वो एक मृत्यु का संकेत देता है कि इस इंसान की बॉडी में अब कोई एक्टिविटी नहीं है, इसका मतलब ये डेड है, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया है। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है दुर्घटनाओं की उचित रोकथाम व प्राथमिक चिकित्सा। शारीरिक रूप से स्वस्थ व ठीक रहने में दुर्घटनाओं का होना बहुत गहन भूमिका निभाता है, क्योंकि ये दुर्घटनाएं भले स्वस्थ व शक्तिशाली व्यक्ति को अपंग, अंधा व बहरा बना सकती है। दुर्घटनाओं का जीवन में घटित होना समाप्त नहीं किया जा सकता, परंतु इनके घटने की संभावना तथा उनसे होने वाले खतरनाक परिणामों का उचित नियंत्रण करने से प्रयत्न किए जा सकते हैं, जिसके लिए उनके उचित बचाव के उपाय व सावधानियां, दुर्घटनाग्रस्त होने पर उचित प्राथमिक शिक्षा का उपलब्ध होना, बच्चों में प्राथमिकता शिक्षा संबंधी ज्ञान व जानकारी तथा प्रशिक्षण आदि की पूरी चेतना उत्पन्न करने में प्रयत्न उसके स्वास्थ्य पर अनुकूल प्रभाव डालते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि जो एक्सीडेंट हैं वो इंसान के हाथ में नहीं होते, वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकते हैं। वो स्वस्थ व्यक्ति के साथ हो सकते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ हो सकते हैं, लंबे जो हट्टा कट्टा इंसान होता है उसके साथ हो सकते हैं। दुर्घटनाएं तो किसी के भी साथ हो सकते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होता है? दुर्घटना होने से इंसान मर भी सकता है, बहरा हो सकता है, गूंगा हो सकता है, लंगड़ा हो सकता है, अंधा हो सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। पर इंसान के हाथ में क्या है? उसके प्रति सावधानियां बरती जा सकती हैं कि जिन दुर्घटनाएं जिस कारण से होती है उनको रोकथाम की जा सकती है। मान लो गड्ढा है सड़क पे, तो उससे बच के चलेंगे तो इंसान बच सकता है। ये नहीं है कि अंधाधुंध बाइक चला रखी है या गाड़ी चला रखी है तो एक्सीडेंट हो गई। कुछ सावधानियां हमें खुद रखनी होती है। तो इसी के बारे में बताया गया है कि हमें उससे बचने के भी उपाय अपने आप करने पड़ेंगे। और इसके अलावा हमें बच्चों को भी प्राथमिक शिक्षा की ट्रेनिंग देनी होगी, जिसमें जैसे
ये होता है कि अगर बच्चा गिर जाता है, उसको थोड़ी बहुत घसीट लग जाती है, थोड़ा बहुत छिल जाता है, तो वहाँ बैंडेड वगैरह वो खुद भी लगा सकता है। ये ऐसे ऐसे फर्स्ट एड वगैरह हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो यही बताया गया है कि हमें बच्चों को जो स्वस्थ रहने के लिए जो शिक्षाएं होती हैं वो विद्यालय स्तर पर क्या क्या हो सकती हैं और किस तरह से बच्चों को दी जा सकती हैं, इन 10 पॉइंट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कल मिलते हैं हम किसी और वीडियो के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।